सिंघानिया मेंशन में चारों तरफ भाग दौड़ मची हुई थी। सब इधर से उधर काम में लगे हुए थे। घर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। रागिनी जी, संजना तैयार हुई कि नहीं, ये देखने के लिए संजना के कमरे में आई, पर कमरे में आते ही उनके गुस्से का ठिकाना ना रहा। संजू, ये सब क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रागिनी जी ने चिल्लाते हुए संजना से कहा। पर संजना पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस खुद में ही सिमटी हुई रोई जा रही थी। संजना, रागिनी जी फिर से जोर से चिल्लाई। इस बार संजना का ध्यान उनकी तरफ गया, पर तुरंत उसने रागिनी जी को नज़रअंदाज कर दिया। ये क्या बदतमीजी है संजना? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं और तू जानती है ना कि वो लोग कितने बड़े आदमी हैं। रागिनी की बात सुनकर संजना रोती हुई बोली, होंगे वो बड़े आदमी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब किससे भी शादी नहीं करनी। ये क्या जिद लगा रखी है तूने? वो एमएलए साहब का बेटा है, इतना अच्छा रिश्ता हमें कहीं नहीं मिल सकता। और तू है कि वो भगौड़े अनिरुद्ध की वजह से आज भी आंसू बहा रही है। कैसे वो तुझे सगाई के दिन छोड़ के भाग गया था। उस दिन कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी सबके सामने, और तू चाहती है कि इस बार भी तेरी वजह से तेरे पापा का सिर शर्म से झुक जाए। रागिनी की बात सुनकर संजना उसे एकटक देखने लगी। आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और आंख और नाक तो एकदम लाल हो चुकी थी। रागिनी ने उसके पास जाते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा प्लीज़ मान जा, अनिरुद्ध अब वापस नहीं आने वाला है। हमने तेरे लिए एक बार तेरी बात मानी थी और उसका अंजाम क्या हुआ तू अच्छी तरह से जानती है। अब तू अपने मम्मी पापा के लिए उनकी बात नहीं मानेगी। ये सुनते संजना रागिनी जी को गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मा, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया? मैं तो उससे बहुत ही प्यार करती थी, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसके वहाँ से जाने के पीछे कोई तो बहुत बड़ी बात है। संजना की यह हालत देखकर रागिनी के भी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। वो अनिरुद्ध ने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बस तेरा इस्तेमाल करता रहा, और जब उसका मन उठ गया तो तुझे छोड़कर चला गया। पर अब और नहीं, अब तेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी, इसलिए तू जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। रागिनी जी ने बड़े ही प्यार से संजना के सिर को चूमते हुए कहा। संजना ने भी हाँ में सर हिला दिया और तैयार होने लगी। अब जब बात अपने माँ बाप की इज्जत की आती है तो एक बेटी कैसे पीछे हट सकती है, चाहे उसे अपनी मोहब्बत भी क्यों ना भूलनी पड़े। संजना ने भी कुछ ऐसा ही किया था अपने मम्मी पापा की खातिर। वो किसी दूसरे लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। थोड़ी देर में एमएलए जगदीश चंद्र त्रिपाठी, उनके बेटे हरदेव त्रिपाठी और उनके परिवार के साथ सिंघानिया मेंशन में आ गए। वैसे संजना के पिता राजेश सिंघानिया भी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वो जगदीश चंद्र को अच्छे से पहचानते थे। उन लोगों ने तो संजना को देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, पर संजना ने अभी कुछ कहा ही नहीं था। सबसे मिलने के बाद वो फिर से कमरे में चली गई और फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब भले ही कहें कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो, पर मैं जानती हूँ कि मेरा अनिरुद्ध मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों गए, कहाँ गए, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ज़रूर आओगे, ज़रूर आओगे। संजना बस रोए जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर कमरे के बाहर खड़े उसके भाई मोहित की आंखें भी नम हो गई। संजू, मोहित ने खुद को संभाल के अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर संजना ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, हाँ भाई, तूने क्या फ़ैसला लिया है? मोहित ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। भाई, जो आप और मम्मी का फ़ैसला होगा वो ही मेरा फ़ैसला होगा। संजना ने स्माइल करते हुए कहा। तू खुश तो है ना? मोहित के इस सवाल पर संजना ने फीके मुस्कुराहट देते हुए कहा, भाई, अब मेरी खुशी ज़्यादा मायने नहीं रखती। मैं बस अपने परिवार की खुशी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो। संजना का जवाब सुनते ही मोहित ने संजना को गले लगा लिया और फिर तुरंत वहाँ से चला गया ताकि उसके आंसू कहीं संजना देख न ले। थोड़ी देर बाद सब ने मिलकर दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया और सगाई की रस्म भी निभा ली।
संजना ने भी बेमन से ही सही पर सारी रस्में निभाई। 1 महीने में चुनाव आ रहे थे, इसलिए जगदीश चंद्र के कहने से दोनों की शादी भी 15 दिन बाद फिक्स हो गई। फिर त्रिपाठी परिवार ने इजाज़त ली और शादी में मिलने का कहकर चले गए। रात को संजना को नींद नहीं आ रही थी। उसने एक बैग उठाया और उसमें से कुछ सामान निकाल कर देखने लगी। उसने एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल निकाला और एक फीकी मुस्कुराहट लेते हुए कहा। वो उस यादों में खो गई जब अनिरुद्ध ने उसे ये फूल दिया था। सुबह का समय था और संजना अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही थी। मीरा रुको। जाते हुए मीरा अचानक से रुकते हुए बोल पड़ी। संजना, अरे क्या हुआ तुझे? मानसी, हाँ मीरा, ऐसे क्यों रुक गई तू? मीरा, अरे मेरी अंधी सहेलियों, वह देखो। सामने मीरा ने एक तरफ उंगली करते हुए कहा। संजना और मानसी दोनों इस तरफ देखने लगी। मानसी, ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? मीरा, जरा चिमटी तो काट मुझे। मीरा ने जोर से चिमटी काटी तो मानसी, आउच, क्या कर रही हो? संजना, अरे 1 मिनट, पहले मुझे कोई बताएगा कि ये क्या चल रहा है? तुम दोनों क्या देखकर ये नौटंकी कर रही हो? मुझे तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। मीरा, हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? संजना, मेरा जो होगा अच्छा होगा, पर तुम दोनों ने अभी मुझे नहीं बताया ना, तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मानसी, देख वहाँ पर। मानसी ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीरा, देखा कितना हैंडसम है? मानसी, ड्रेसिंग भी है, मीरा स्मार्ट भी है। दोनों उस लड़के को देखकर पागल हुई जा रही थी और उसकी तारीफ किए जा रही थी। संजना, अब बस भी करो। यहाँ उसकी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, उसके सामने जाकर करो। बोलने की तो हिम्मत नहीं होती दोनों की, और दूर से बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो। मीरा, तो उस पे क्या बड़ी बात है? संजना, ओ अच्छा, मिहिर के सामने जाते ही किसकी बोलती बंद हो गई थी? और मानसी, तुम्हारी तो सागर के पास जाने से पहले ही तबीयत खराब हो गई थी, याद आया? मानसी, हाँ, तो बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। मीरा, सही कहा। तुम्हें जब एक्सपीरियंस होगा तब तुम्हें पता चलेगा संजू। संजना, ओ सब कहने की बात है, तुम जैसे डरपोक ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मानसी, अगर ऐसा है तो संजू, मैं तुम्हें एक डेल देती हूँ। तुम अगर डरपोक नहीं हो तो डेर एक्सेप्ट करो। मीरा, हाँ या सही है। संजना, हाँ मैं तैयार हूँ। मानसी, ये लो गुलाब का फूल और जा के उस हैंडसम लड़के को दो और कहा कि ये गुलाब का फूल आपके लिए मेरी तरफ से। संजना, ओके, वेट एंड वॉच। संजना ने फूल लिया और उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी। ब्लैक शर्ट और जीन्स, आंखों पर गूगल्स लगाए हुए वो फ़ोन पर बात कर रहा था। संजना उसके पास गई और बोली, एक्सक्यूज़ मी। उस लड़के ने संजना की तरफ देखा और फिर तो वो संजना को देखते ही रह गया। संजना, ये गुलाब का फूल आपके लिए मेरी तरफ से। संजना ने स्माइल करते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। लड़का फूल हाथ में लिए अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। संजना कब उसकी सहेली के साथ वहाँ से चली भी गई, उसे कुछ पता नहीं चला, और जब उसका ध्यान गया तब तक वो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उस स्माइल के साथ वो भी वहाँ से चला गया। संजना जब कॉलेज से घर जा रही थी तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, हे संजना। संजना उसे देखकर हैरान हो गई और चिढ़कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो मैं तो तुम्हें ये फूल देने के लिए आया था। उसने संजना को एक बहुत ही सुंदर रोज़ देते हुए कहा, सॉरी मैं ये नहीं ले सकती। संजना ने गुस्से में कहा, क्यों? तुमने भी तो मुझे गुलाब दिया था तो मैंने भी तो रख लिया था ना। उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। यह सुनते ही संजना झेप गई। क्या हुआ संजना जी? उसने संजना को टोकते हुए कहा, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मुझे क्या पता था कि तुम सीरियसली ले लोगे। उसने मुंह फेरते हुए कहा। पर थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो संजना ने उस तरफ देखा तो वो लड़का बिना पलके झपकाए उसे ही निहार रहा था। थोड़ी देर के लिए तो संजना भी उसकी आंखों में खो गई। उसने संजना को फिर से गुलाब देते हुए कहा, आई लव यू संजना। पर संजना ने तो मानो कुछ सुना ही नहीं, वो बस उसे ही देख रही थी। आई लव यू संजना। उसने फिर से फूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये सुनते ही संजना ने अपनी नज़र हटा ली। ये तुम क्या कह रहे हो? अब ये प्यार कब हुआ? संजना ने घबराते हुए कहा, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब। वो गाना तो सुना होगा तुमने, ये फिल्मी तरीके
यूज करना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो, संजना ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। ठीक है, पर ये फूल तो लेते जाइए। ये सुनते ही संजना ने फूल उसके हाथों में ले लिया और जाने लगी। तब इस लड़के ने जोर से आवाज़ लगाई, संजना सुनो। ये सुनते संजना के पैर रुक गए, पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अनिरुद्ध नाम है मेरा और तुम इस अनिरुद्ध के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाओगी, देख लेना। और ये अनिरुद्ध जिसे मोहब्बत करता बेइंतहा करता है, तो मेरे लिए तुम्हारे बारे में जानना मुश्किल नहीं था। अब इश्क में तो जान भी कुर्बान। तो ये आशिक इतना तो कर ही सकता है। जल्दी मिलते हैं, बाय, उसने चिल्ला के कहा और वहाँ से चला गया। ये सुनते ही संजना को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मन में कहा, ये तो आशिक भी बन गया इडियट। पता नहीं क्यों, पर उसे भी अनिरुद्ध की ये हरकत प्यारी लगी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और संजना अपनी यादों में से बाहर आई। मीरा, अरे तू यहाँ बैठी है और मैं कब से बाहर तुझे बुला रही थी। संजना, ओ सॉरी, मैंने सुना नहीं था। मीरा, गुलाब का फूल देखकर अनिरुद्ध को याद कर रही है ना। संजना, हाँ। मीरा, ये तो वही गुलाब है ना जो अनिरुद्ध ने तुम्हें दिया था। संजना, हाँ ये वही गुलाब है। मीरा, पर अब तुम उसके बारे में मत सोचो। अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो उस पर ध्यान दो, समझी। चल मेरे साथ, आंटी बुला रही हैं। संजना, हाँ। मीरा के कहने पर संजना नीचे हॉल में आ गई। रागिनी जी, बेटा तुम दोनों बाजार जाकर कुछ सामान ले आओ। अब शादी नज़दीक है तो तैयारियां भी बहुत करनी है। मीरा, हाँ आंटी हम जा रहे हैं। संजना, मीरा प्लीज़, मेरा मन नहीं है। मीरा, इसलिए तो कह रही हूँ, बाहर जाके तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, चलो। संजना, ठीक है। दोनों सहेलियाँ बाजार तरफ जाने लगी। अचानक संजना को लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर उसे ये एहसास हुआ कि पीछे कोई है। वो तुरंत पीछे मुड़ी। अनिरुद्ध, अनजाने में ही उसके मुंह से ये शब्द निकल गया। मीरा, क्या हुआ संजू। संजना, पता नहीं, पर ऐसा लगा कि जैसे अनिरुद्ध हमारा पीछा कर रहा था। मीरा, वो क्यों आएगा यहाँ और तुम्हारा पीछा क्यों करेगा। संजना, वो पहले यही तो कहता था। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना मीरा। संजना को वो सब बात याद आने लगी कि कैसे अनिरुद्ध हर रोज़ संजना का पीछा करता और कि उसके पीछे चल के उससे बातें करता। संजना सिर्फ उसे सुनती और मुस्कुराया करती, पर उससे बात नहीं करती। धीरे धीरे संजना को अनिरुद्ध की आदत सी होने लगी थी। कब उसकी ये आदत प्यार में बदल गई उसे पता ही नहीं चला था। ऐसे ही तो उसके प्यार की शुरुआत हुई थी, बस वो अनिरुद्ध को बोल नहीं पाती थी। मीरा, ओए कहाँ खो जाती है बार बार, तो कब से कह रही हूँ चलो। संजना, ओ आई एम सॉरी। चलते चलते संजना मन में बोल रही थी, तुम्हारी हर जगह इतनी यादें हैं कि कोई भी जगह जाऊँ साथ साथ आ ही जाती हैं। थोड़ा सामान खरीद के संजना और मीरा घर आ गई। मीरा को कुछ काम से बाहर जाना था तो वो संजना को घर छोड़कर निकल गई। संजना को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो कमरे में जाकर लेट गई। संजना अनिरुद्ध का फोटो हाथ में लिए ही उसको याद करते हुए सो गई। तभी मोहित उसके कमरे में आया। उसने अनिरुद्ध की फ़ोटो संजना के हाथ से छुड़ाई और दूसरी ओर रख दी। संजना की आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू उसे बता रहे थे कि वो रोती हुई ही सो गई थी। उसने संजना को ब्लैंकेट उड़ाया और फिर कमरे से बाहर आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था, जैसे भी उसके आंखों में कैद आंसू झलक जाएंगे। मेरी बहन के एक एक आंसू का बदला लूँगा मैं तुमसे। मेरी बहन को बहुत दर्द पहुँचाया है तुमने। एक दिन ऐसा नहीं बीता होगा कि वो रोई ना हो। बस कुछ समय और मुझे तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ उस दर्द में से मेरी बहन को कभी नहीं गुजरने दूंगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और वहाँ से चला गया। 2 दिन बीत गए। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज संजना रागिनी जी और उसकी सहेली मीरा के साथ शादी का जोड़ा लेने मॉल में पहुंच चुकी थी। वो लोग मॉल में एक बड़ी सी शॉप पर गए जहां हर तरफ खूबसूरत सी साड़ियाँ और लहंगे नज़र आ रहे थे। वो सब ने एक एक से करके सब साड़ियाँ और लहंगे देखने लगे। मैडम, आपको कौन से रंग का लहंगा दिखाऊं? स्टाफ
गर्ल ने संजना से पूछा। वो पिंक कलर का दिखाइए, संजना ने कहा, और तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे सगाई की शॉपिंग वाला दिन आ गया था। देखो ना अनिरुद्ध, इसमें कौन सा लहंगा लूँ? संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अनिरुद्ध को लहंगे दिखाते हुए पूछा, ये पिंक वाला बड़ी ही खूबसूरत लगती हो इस पिंक कलर में। मैं तो कहता हूँ कि तुम सगाई के लिए, हमारी हल्दी मेहंदी की, शादी के लिए भी पिंक ही कलर का सब कुछ खरीद लो। और हाँ, हमारी सुहाग रात के लिए भी बड़ी ही कातिल लगोगी। अनिरुद्ध ने लास्ट वाली लाइन धीरे से संजना के कानों में कही थी। तुम भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो, संजना ने शर्माते हुए अनिरुद्ध को हल्के हाथ से मार दिया था। अरे इसमें गलत क्या है? अब मुझे मेरी होने वाली दुल्हन को इसी कलर में देखना है तो उसमें मेरा क्या कसूर? अब तुम्हें हल्दी में किसी को पिंक कलर में देखा है कभी? नहीं। तो फिर हर रस्म में एक ही कलर पहनूंगी तो सारे फोटो में एक जैसे ही आएंगे ना? संजना ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो पहनना है पहनो, पर शादी वाले दिन तुम सिर्फ पिंक कलर के जोड़े में चाहिए। नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, समझी? अनिरुद्ध की बात पर संजना को हंसी आ गई। ओके डन, संजना ने हंसते हुए कहा। मैडम कहाँ खो गई आप? उस लड़की ने संजना को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ लिया। हाँ, संजना ने एकदम चौंकते हुए कहा। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उस लड़की से कहा, मुझे ये वाला लहंगा पसंद है। संजना ने एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का लहंगा निकाला था। ये देखते ही वो लड़की बोली, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आपको पहले ही कहने वाली थी कि आप पर पिंक कलर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर संजना के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। ऐसे मुस्कुराते रहिए, बहुत ही प्यारी लगती हैं आप, उस लड़की ने कहा। और संजना ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सब शॉपिंग निपटा कर घर चले गए। संजना अपने कमरे में बैठी हुई अभी अभी शॉपिंग करके लाए हुए कपड़े देख रही थी। कितनी अजीब बात है ना अनिरुद्ध, तुम कितनी जिद कर रहे थे कि मैं पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहनूंगी, तभी तुम मुझसे शादी करोगे। देखो तुम्हारी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर रही हूँ, पर तुम हो कि नहीं मेरे पास? वो अपने नए वाले पिंक लहंगे को देखते हुए बातें किए जा रही थी। उस दिन तुम कितने खुश थे, सगाई वाले दिन मुझे देखने के लिए सबसे छुप कर मिलने आए थे। सगाई वाले दिन, सगाई के कुछ घंटे पहले संजना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने लाइट पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट पहना हुआ था। अपने लंबे सिल्की बाल खुले ही छोड़ दिए थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, गले में छोटा सा पेंडेंट। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। नीचे हॉल में सगाई के लिए बड़ा सा पंडाल लगाया गया था। अनिरुद्ध भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने भी लाइट पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके मम्मी पापा नहीं थे। वो बचपन से ही अपने दोस्त सौरभ के साथ बड़ा हुआ था। वो इसका परिवार था। अनिरुद्ध हॉल में बेचैन सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे कब से संजना को देखना था, पर वो उसे कहीं दिख ही नहीं रही थी। सौरभ ने उसे ऐसे देखा तो कहा, अरे मेरे भाई इतनी ही बेचैन है तो जाके उससे मिल लेना एक बार। नहीं मिल सकता, मैं गया था उसके कमरे के पास, पर वो सब लड़कियों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। अनिरुद्ध का मुंह उतर गया था, पर उसकी बात सुनकर सौरभ की हंसी छूट गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। अब साले तू क्या खी खी कर रहा है? मैं यहाँ परेशान हूँ और तू मेरा ही मजा ले रहा है बे। तेरा भी टाइम आएगा, अनिरुद्ध ने आंखें दिखाते हुए सौरभ से कहा। अरे पर मैं क्या करूँ अब? तुझे तेरी सालियाँ अंदर नहीं जाने दे रही हैं तो? सौरभ को अनिरुद्ध की ये हालत देखकर हंसी आ रही थी। तू ना किसी काम का नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अनिरुद्ध ने कहा और वहाँ से चला गया। वो टेरेस पर गया और वहाँ से इधर उधर पैर टिकाते हुए संजना के कमरे की बालकनी में आ गया। उसने बालकनी का दरवाज़ा खटखटाया। अरे अब यहाँ से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? संजना दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली। उसने जैसे दरवाज़ा खोला तो अनिरुद्ध को देखकर चौंक गई। तुम? वो जोर से चीखी। अरे क्या कर रही हो? धीमे बोलो, कोई सुन लेगा। अनिरुद्ध ने संजना के मुंह पर हाथ रख दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजना ने धीमे से पूछा। तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। अनिरुद्ध ने उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने पास खींच लिया था।
उसके खींचते संजना अनिरुद्ध के बहुत करीब आ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैसे दोनों की ही आंखें तरस गई थी एक दूसरे को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, अनिरुद्ध ने संजना की आंखों में देखते हुए कहा। खूबसूरत मैं नहीं, ये तुम्हारा इश्क है जो नूर बनकर मेरी आंखों में छलकता है, संजना ने कहा। और ये सुनते अनिरुद्ध भी मुस्कुरा उठा। वैसे तुम भी हैंडसम लग रहे हो, संजना ने अनिरुद्ध की शेरवानी की कॉलर ठीक करते हुए कहा। पर अनिरुद्ध ने तो कुछ सुना ही नहीं, वो तो बस बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखे जा रहा था। अनिरुद्ध को ऐसे खुद को निहारते हुए देखकर उसे बेचैनी होने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, संजना ने थोड़ी घबराहट के साथ अनिरुद्ध से पूछा। तुम्हारी वजह से, अनिरुद्ध ने कहा। मैं समझी नहीं कुछ। संजना की धड़कनें और तेज होने लगी थी। वो अनिरुद्ध को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक देख रही थी। अनिरुद्ध अपना मुंह उसी के तरफ बढ़ाए जा रहा था। अब तुम ऐसे अपनी ये बड़ी बड़ी मासूम सी आंखों से मुझे देखोगी तो मेरा दिल भी बगावत पे उतर जाएगा ना। ये सुनते ही संजना ने अपनी नज़रें झुका ली। किसी ने तुम्हें नज़र का टीका लगाया नहीं, अनिरुद्ध ने संजना के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा। संजना ने ना में अपना सिर हिला दिया। लो बताओ, किसी को ये भी याद नहीं रहा? सब वहाँ पहरा लगाए खड़े हैं कि कहीं मैं अंदर ना आ जाऊँ, पर जो ज़रूरी काम है वो तो याद ही नहीं किसी को। कोई बात नहीं, ये अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान को कोई नज़र लगाए। बोलते हुए अनिरुद्ध ने धीरे से पास रखी हुई काजल उठाई और उसे अपने हाथों से हल्के से संजना के गर्दन के पीछे काला टीका लगा दिया। बस अब ठीक है, लगा दिया मैंने नज़र का टीका, अब तुम्हें किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। ये सुनते ही संजना भी मुस्कुरा उठी। अनिरुद्ध ने संजना को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े थे। अनिरुद्ध, अब तुम जाओ, अब सगाई का मुहूर्त होने की वाला है, अब हम तब मिलेंगे ना, ठीक है? संजना ने अनिरुद्ध से थोड़ा दूर होते हुए कहा। तुमसे ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कितना सुकून था अभी अभी, पर जाने की बात कहकर फिर से मेरा सुकून छीन लिया। क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, ये ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, अनिरुद्ध ने मुँह बिगाड़ते हुए कहा। अनिरुद्ध खबरदार ऐसा फिर कभी कुछ कहा है तो। अच्छा बाबा, सॉरी, गुस्सा मत करो, पर तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, अनिरुद्ध ने उतरा हुआ मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, पर यहाँ से जाओगे तभी वहाँ हम सगाई के मंडप में मिलेंगे ना। ठीक है, जाता हूँ, अनिरुद्ध ने कहा और वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। अरे रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? वहाँ से जाओ, यहाँ से, जहाँ से आए थे, संजना ने अनिरुद्ध को रोकते हुए कहा। अगर वहाँ से जाते हुए मेरी हड्डियाँ टूट गई तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं क्या? देख लो भगवान, ये शादी से पहले मुझसे क्या क्या करवा रही है। एक अबला नार पर ये नारी का अत्याचार तो देखो। आपकी आंखों से पानी नहीं आ रहा क्या भगवान? अनिरुद्ध रोती हुई शक्ल बनाते हुए भगवान के को हाथ जोड़ते हुए नौटंकी किए जा रहा था। भगवान, तुम्हारी ये नौटंकी देखकर आंसू नहीं बल्कि हंस रहे होंगे, समझे? और हाँ, मैंने नहीं कहा था तुम्हें टेरेस से बालकनी में आने को, तुम खुद आए थे और तुम दरवाजे से गए तो हम तो दोनों की तो खैर नहीं, इसलिए ये नौटंकी बंद करो और चुपचाप जाओ, संजना ने उसे डांटते हुए कहा। तो अनिरुद्ध उसे आंखें दिखाते हुए वहाँ से चला गया। वर्तमान में तुम तो उस दिन कितने खुश थे अनिरुद्ध, पर मुझसे मिलने के बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे छोड़कर चले गए? मेरे कमरे से जाने के बाद किसी ने तुम्हें नहीं देखा। सगाई के वक्त में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पर तुम वहाँ आए ही नहीं। तुम्हारे कमरे से मुझे सिर्फ तुम्हारा लिखा हुआ नोट मिला। इस 1 घंटे ने कितना कुछ बदल दिया। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिले। तुम हो कहाँ? अब तो शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जब तक ये सांसें हैं तब तक करूँगी, प्लीज़ आ जाओ, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए किसी और की अमानत हो जाऊँगी। कहते कहते उसका गला भर आया। शाम के करीब 7 बजे
मोहित तैयार होकर कहीं जा रहा था। राजेश जी ने जैसे उसे बाहर जाते देखा तो रोक लिया। अरे मोहित, कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, मुझे आते आते देर हो जाएगी। मम्मा से कह देना खाने पर मेरा वेट ना करें, वो बोला। और राजेश जी का जवाब सुन बिना ही वहाँ से चला गया। इधर त्रिपाठी निवास में जगदीश चंद्र किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। देखो, कल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल हमारी बहुत ही बड़ी डील होने वाली है। एक बार ये डील हो जाए तो हमें माला माल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर ध्यान रहे उन लोगों को कहीं हम पर शक ना हो जाए। तुम्हें सिर्फ उन लोगों को ओबराय फार्म इंडस्ट्री पर जाने से रोकना है और मैंने कहा है उस जगह पर लाना है, समझे? उसके बाद का काम मैं देख लूँगा। ओके सर। सामने से आवाज़ आई और जगदीश चंद्र ने फ़ोन काट दिया। पीछे से हरदेव ने उसकी सारी बात सुन ली। वो सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी डील करने जा रहे हैं पापा, और उसका ओबराय फार्म इंडस्ट्री से क्या लेना देना। उसने थोड़ा सोचा, पर फिर मुझे इन सब से क्या लेना देना, ये कहकर वहाँ से चला गया। जगदीश चंद्र के पास खड़ा उसका सेक्रेटरी बोला, सर आपको क्या लगता है कि हम सब ये करेंगे और उस ओबराय को कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, जगदीश चंद्र ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा। पर सर, वो ओबराय बड़ा ही चालाक है। इतनी छोटी उम्र में उसने ओबराय इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। आज इंडिया की टॉप फार्म इंडस्ट्री है वो। और मैंने तो ये सुना भी है कि वो ओबराय बड़ा ही खुशमिजाज और मनमौजीला सा लड़का है। वो तो काम के बिना कभी ऑफिस भी नहीं जाता, सीधा अपने क्लाइंट से मिलता है। उसके अलावा किसी से मिलता भी नहीं, और मीडिया से तो बिल्कुल नहीं। मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। वो तो 2 साल पहले ही कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है। इस 2 साल में ही उसने ओबराय फार्म इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। उसने सेक्रेटरी ने बताया। तुम मेरे सामने उसकी तारीफ़ कर रहे हो? जगदीश चंद्र ने गुस्सा होते हुए कहा। सॉरी सर, नाम क्या है उस ओबराय का? जगदीश चंद्र ने कड़क स्वर में पूछा। वो सेक्रेटरी जैसे ही बोलने जा रहा था तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते अंकल। उन्होंने जैसे ही आवाज़ सुनी तो दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर मोहित खड़ा हुआ था। अरे मोहित बेटा, आओ ना अंदर, जगदीश चंद्र ने उसके पास जाते हुए कहा। जी। इतना कहकर मोहित अंदर चला आया। बेटा, अचानक इस तरह, घर पर सब ठीक है ना? हाँ अंकल, सब कुछ ठीक है, बस आप लोगों से कुछ बात करनी थी, मोहित ने कहा। हाँ बोलो ना बेटा। ऐसे नहीं, वो हरदेव भी आ जाए तो आप दोनों को साथ में ही। मोहित आगे कुछ बोल पाए उससे पहले जगदीश चंद्र बोल पड़े। बेटा, हरदेव तो अभी अभी बाहर गया है। ओह, तो मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ। ठीक है, तुम यहीं बैठो। सुनो राजू, मोहित के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। और मोहित, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं बस यूं गया और यूं आया, जगदीश चंद्र ने कहा और वहाँ से चले गए। उनके जाते दरवाजे पर एक लड़का आया, दाढ़ी मूछ वाला। वो लड़का शायद कुछ रिपेयरिंग के लिए आया था। घर पे कोई है? उसने कहा। तभी एक नौकर वहाँ पे आया और बोला, आप कौन? मैं ऐसे चेक करने के लिए आया हूँ, मुझे सुबह यहाँ से फ़ोन आया था, उस लड़के ने कहा। वो नौकर कुछ कहे उससे पहले ही दूसरे नौकर ने आते हुए कहा, हाँ मैंने ही उसे बुलाया था। वो ना हरदेव बाबा के कमरे के रूम का एसी ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार इनको बुलाकर सारे एसी चेक करवा लेते हैं। ठीक है, इनको ले जाओ, उसने कहा। और वो लड़का उस दूसरे नौकर के पीछे जाने लगा। मोहित भी उसे देख रहा था। थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद मोहित खड़ा हुआ और इधर उधर देखते हुए ऊपर की ओर जाने लगा। वो दूसरा नौकर जो उस लड़के को छोड़ने गया था, वो मोहित के पास आया और बोला, सर आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था। आपका काम हो गया? मोहित ने पूछा। जी सर, मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता देना, उस नौकर ने कहा और वहाँ से चला गया। मोहित आगे की तरफ जाने लगा। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। उसने मैसेज देखा और आगे बढ़ गया। मोहित जगदीश चंद्र के ऑफिस में गया और तभी लाइट चली गई। अरे ये लाइट कैसे चली गई? उसने कहा और फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। लाइट जाते ही जगदीश चंद्र जो अंदर आ रहे थे वो रुक गए। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने तुरंत फ्लैश लाइट ऑन की और स्टाफ को फ्यूज चेक करने के लिए भेज दिया। वो मोहित को इधर उधर ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद वो मोहित को ढूंढते हुए ऊपर आ गए। तभी उनको मोहित वहाँ आता हुआ नजर आया। मोहित बेटा, तुम यहाँ? जगदीश चंद्र ने पूछा।
वो अंकल मैं बोर हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ी देर टहल लूँ, पर जब ऊपर आया तो लाइट चली गई, मोहित ने जवाब देते हुए कहा। तभी सभी लाइट ऑन हो गई, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों नीचे हॉल में आ गए। इतनी देर में हरदेव भी वहां आ गया। जगदीश ने मोहित को अपने साथ डिनर करने को कहा और उनके बहुत कहने से मोहित भी उन्हें मना नहीं कर पाया और तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। अंकल बाकी सब कहाँ हैं? मोहित को घर में और कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए उसने पूछ ही लिया। वो सब 3 दिनों के लिए वैष्णो देवी गए हैं। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी में माता को चढ़ाया हुआ सिंदूर ही लगाया जाता है, तो इसलिए जगदीश ने कहा। ओह मोहित, पापा बता रहे थे कि आपको हमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हरदेव ने बड़े ही शांत स्वर में मोहित से पूछा। हाँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मोहित थोड़ा उदास हो गया था। क्या बात है बेटा? जगदीश ने मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो आप तो जानते हैं ना कि संजू की सगाई में क्या हुआ था। वो अनिरुद्ध मेरी संजू को छोड़कर चला गया था। मोहित बोल रहा था, तभी हरदेव ने उसे टोकते हुए कहा। हाँ, पर ये तो आप हमें पहले ही बता चुके हैं और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी संजू को अभी भी फ़र्क पड़ता है। वो उसे नहीं भुला पा रही है। अपने सीने में दर्द छिपाकर जी रही है वो। उसके आंसू अब और नहीं देखे जाते मुझसे। कहते कहते मोहित की आंखें नम हो गई थी। ये सुनते हरदेव और जगदीश एक दूसरे की और देखने लगे। फिर हरदेव ने मोहित के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें इस शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। हम संजना जी को और टाइम दे सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मोहित ने नॉर्मल होते हुए कहा। मदद? कैसी मदद? जगदीश चंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें अनिरुद्ध को ढूंढने में, मोहित ने कहा। और ये सुनते हरदेव और जगदीश चंद शौक हो गए। वो आंखें फाड़ मोहित को देख रहे थे। अरे आप गलत समझ रहे हो। मैं उस अनिरुद्ध को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। सज़ा मेरी बहन का दिल तोड़ने की, उसके जज्बातों से खेलने की, उसके एक एक आंसुओं की। इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए उस अनिरुद्ध को ढूंढने में। ये सुनते ही हरदेव और जगदीशन के चेहरे के तो तोते उड़ गए। वो दोनों एक दूसरे को घबराए हुए से देखने लगे। मोहित उन दोनों के चेहरे को ही देख रहा था। उनके एक्सप्रेशन मोहित को बहुत अजीब लग रहे थे। पर वो कैसे वापस आ सकता है? हरदेव ने हड़बड़ाते हुए कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो वापस क्यों नहीं आ सकता? मोहित ने संदेह भरी नज़र में उन पर डालते हुए कहा। पर वो तो, हरदेव आगे कुछ बोले इससे पहले जगदीश चंद ने उसकी बात काटते हुए कहा। अरे अरे बेटा, वो वापस आएगा तो तुम्हारी शादी थोड़ी ना रुकेगी। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मोहित है ना, वो सब संभाल लेगा। हमें तो सिर्फ उसे ढूंढने में इनकी मदद करनी है। ये बोलकर वो झूठ मूठ का हंसने लगा। मोहित को उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगी। वो बस उन्हें घूर रहा था। मोहित कुछ बोला तो नहीं। तो जगदीश चंद फिर से बोले, मैंने सही कहा ना मोहित बेटा? जी हाँ, मोहित ने कहा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। हरदेव ने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अनिरुद्ध की फ़ोटो सेंड कर दूंगा। मोहित ने खुश होते हुए कहा। तब नौकर चाय लेकर आया। वो जैसे ही जगदीश चंद को चाय देने गया तब मोहित का हाथ उसे लग गया और गर्म गर्म चाय जगदीश चंद पर गिर गई। वो चिल्लाते हुए खड़े हुए और अचानक से ऐसे खड़े होने की वजह से उनकी जेब में रखी पेन नीचे गिर गई। सॉरी सर, गलती से हो गया। मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ, नौकर ने घबराते हुए कहा। जाओ, जल्दी से जाओ। और हाँ, उसके बाद मुझे तुम यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए। मैं आज ही तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ, जगदीश चंद ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वो नौकर चला गया। उसके जाते ही मोहित ने कहा, अंकल, इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। मेरा हाथ ही उसे लग गया था। आप प्लीज़ उसे नौकरी से मत निकालो। मोहित को अच्छा नहीं लग रहा था उसकी वजह से किसी और को तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। जगदीश चंद का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था, पर उनका हाथ अभी भी जल रहा था। नौकर दवाई लेकर आया और उसने जगदीश चंद को दवाई लगा दी। अंकल, ये आपकी पेन गिर गई थी, मैंने देखी तो उठा ली थी, सोचा बाद में आपको दे दूँगा।
मोहित ने पेन जगदीश चंद को देते हुए कहा, ओह शुक्रिया बेटा, तुम जानते नहीं हो कि ये पेन मेरे लिए क्या मायने रखती है। जगदीश चंद पेन को देखकर खुशी के साथ बोले, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। मोहित उलझन भरी नज़रों से उनको देखने लगा। ये पापा की लकी पेन है, दादाजी ने उनको दी थी। पापा इसे हमेशा साथ रखते हैं, मीटिंग हो या फिर कोई अच्छा काम हो, ये पेन हमेशा उनके साथ रहती है। हरदेव ने स्माइल करते हुए कहा, ओह ऐसा है तो फिर संभल कर रखिएगा इस पेन को, चलता हूँ, अब तो शादी में मिलते हैं। मोहित ने हंसते हुए कहा और वहाँ से चला गया। मोहित के जाते ही दोनों बाप बेटे के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। दोनों ही सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर तक हॉल में शांति छाई गई। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। फिर कुछ समय के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पूरा हॉल उन दोनों की हंसी से गूंजने लगा। बोलता है कि हम उसकी मदद करें, वो भी उस लड़के को ढूंढने में। जगदीश चंद हंसते हुए बोले, अब मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूँ जिस पर मैंने अपने ही हाथों से गोली चलाई थी और इसी हाथों से उसकी लाश समुंदर में फेंकी थी। बात करता है उसे ढूंढने की। हरदेव ने शैतानी मुस्कुराहट लेते हुए कहा। दोनों बाप बेटे शराब पीते हुए बातें किए जा रहे थे। इधर त्रिपाठी निवास के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में कोट और चश्मा पहने हुए एक सख्त बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने किसी को फ़ोन लगाया और उससे कहा, सुनो, मीटिंग ओबराय फार्म इंडस्ट्री में नहीं होगी, कहीं और होगी, इसलिए कल आपकी छुट्टी। शर्मा जी, जाइए मज़ा कीजिए, और हाँ, वाइफ को मूवी दिखाने ज़रूर ले जाइएगा, वो भी रोमांटिक वाली। पर सर, सामने से शर्मा जी कुछ बोले उससे पहले ही उसने फ़ोन काट दिया और फिर मुस्कुराने लगा। अब तुम्हारी बर्बादी का टाइम शुरू। त्रिपाठी, टिक टिक, जाने मन, आई एम कमिंग, उसने हंसते हुए कहा और गाड़ी ड्राइव करता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन संजना सुबह सुबह मंदिर दर्शन के लिए निकल गई थी। मंदिर में उसने पूजा की और प्रसाद चढ़ाकर बाहर आई। वो सीढ़ियों से नीचे ही जा रही थी कि उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने आकर उसे पकड़ लिया। संजना ने डर से अपनी आंखें मीच ली थी। उस लड़के ने संजना की कमर को उसको पकड़ा हुआ था। संजना जी, अब ऐसे पूरे दिन मेरी बाहों में रहने का इरादा है क्या? उस लड़के ने कहा। ये सुनते ही संजना एकदम से खड़ी हुई और उस लड़के को देखे बिना ही वहाँ से जाने लगी। ओ संजना मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अब किसी ने आपकी हेल्प की है, आपको गिरने से बचाया, और आप हैं कि बिना उसे कुछ कहे ही जा रही हैं। उस लड़के ने संजना को जाते हुए रोक दिया था। संजना को ये भी ध्यान नहीं था कि उसने उसे नाम से बुलाया था। संजना की कदम वहीं अटक गए। उसे बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। धड़कनें बहुत तेज होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बेचैनी उसे क्यों हो रही है। उसने बिना मुड़े उस लड़के से कहा, मुझे गिरने से बचाने के लिए शुक्रिया। कुछ मज़ा नहीं आया, उस लड़के ने मुँह बिगाड़ते हुए संजना को सुनाते हुए कहा। ये सुनकर संजना को बहुत गुस्सा आया और वो पलटकर उस लड़के को गुस्से से घूरने लगी। मज़ा नहीं आएगा क्या मतलब है? क्या तुमने अपने मज़े के लिए मुझे बचाया है? कोई तुमसे शुक्रिया कहे तो उसे कहना चाहिए, इतना भी नहीं मालूम? संजना उस पर भड़क गई थी। कोई आपको गिरने से बचाए तो उसे शुक्रिया कैसे कहना चाहिए, इतना भी नहीं मालूम? उस लड़के ने भी संजना को ताना मार दिया था। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे क्या कहना चाहिए? हाँ, ज़रूरत लगेगी तो वो भी करूँगा। ओह, तो सिखाओ मुझे, मैं भी देखती हूँ। संजना ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए कहा। ओके, एस योर विश, उसने कहा। वो धीरे धीरे संजना के करीब आने लगा। उसे करीब आते देख कर संजना को घबराहट होने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो आपने कहा। वो और करीब आया और धीरे से उसके थाल में से लड्डू लेकर मुंह में रख दिया। संजना तो उसे देखते ही रह गई। मैं तो प्रसाद ही ले रहा था, पता नहीं तुम क्या क्या सोच रही थी, वो लड्डू खाते हुए बोला। ये सुनकर संजना चिढ़ गई और गुस्से से बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? जैसे तुम्हें सब पता है कि मैं क्या सोच रही थी। हाँ, मुझे पता है, उसने बड़े ही आराम से कहा। अच्छा, तो बताओ कि मैं क्या सोच रही थी? संजना फिर से गुस्से में बोली। ओके, तुम ना किसी लड़के के बारे में सोच रही थी, शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में। और तुम जैसे यूँ कभी खामोश, कभी खोई खोई सी, कभी एकदम गुस्सैल, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हो।
इससे लगता है तुम बहुत दुखी हो, और वो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से, जो शायद तुम्हें छोड़ के चला गया है। उसने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। संजना उसकी बातों को सुनकर शौक थी। वो कुछ बोली नहीं। शायद मैं सही हूँ, उस लड़के ने कहा और एक स्माइल छोड़ दी। तुम ये सब कैसे जानते हो? संजना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। संजना जी, अब ये भी मैं आपको बता दूं, आप इतना भी नहीं पता लगा सकती, उस लड़के ने कहा। क्या कहा तुमने? तुमने संजना कहा? हाँ। अब मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? संजना परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचिए सोचिए, एक काम करिए, आप याद कर लीजिए और बाद में मुझे बता देना। ओके, मैं चलता हूँ, बाय, उसने कहा और जाने लगा। संजना अभी भी उसी की कही बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उस लड़के की तरफ देखा जो वहाँ से थोड़े दूर पहुँच चुका था। उसने आवाज़ लगाई, सुनो, तुम हो कौन? उस लड़के ने सुना पर पीछे मुड़कर देखा नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओबराय हूँ मैं, ओबराय फार्म इंडस्ट्री का ऑनर। ये सुनते ही संजना का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। इसके आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो रास्ते पर उसके बारे में सोचते हुए जा रही थी, तभी आवारे लड़के एन वैन के पास खड़े खड़े वहाँ से आती जाती लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। संजना की तरफ उनका ध्यान जाते एक लड़का बोल पड़ा, आय हाय जाने मन, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है बता दो, हमारी गाड़ी से छोड़ देते हैं तुम्हें। संजना ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। अरे मैडम, लगता है आपने सुना नहीं, आइए ना, हम आपको छोड़ देते हैं, एक लड़का संजना के करीब जाते हुए बोला। संजना आप भी रुकी नहीं तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजना छोड़ो मुझे। लड़का, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। संजना खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी तो उसने उस लड़के के हाथ में एक जोर से काट लिया था। उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और वहाँ से जाने लगी। पर ये देखते ही दूसरे लड़के आ गए और संजना के रास्ते में खड़े हो गए। संजना देखो, मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लड़का, अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होने वाला, समझी। तभी एक लड़के ने जोर से संजना को पकड़ लिया। संजना बचाओ प्लीज़, कोई मेरी मदद करो। संजना आगे कुछ बोल पाते उससे पहले उन लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींच के वैन में ले जाने लगे। पर तब अचानक संजना को जिस लड़के ने पकड़ा था उसके सिर पर किसी ने वार किया और इसकी वजह से संजना उसकी पकड़ से छूट गई। सामने खड़े उस आदमी को देखकर वो चौंक गई। वो जिसके बारे में कब से सोच रही थी वो सामने खड़ा था। उस ओबराय ने एक एक करके उस सारे लड़के की जम के पिटाई की और फिर क्या वो सारे लड़के ऐसे दुम दबाकर भागे, है ना? बात ही ना पूछो। संजना तुम ठीक हो? उसे संजना के पास आते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे आप अकेले यहाँ से मत जाया कीजिए, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। संजना जैसी वहाँ से जा रही थी तो उसको कुछ याद आया और वो तुरंत बोली, सुनिए। हाँ, उसने भी तुरंत मुड़ के जवाब दिया जैसे वो इसी के इंतज़ार में था। वो आपका नाम? संजना ने तुरंत ही पूछ लिया। ये सुनते वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं अनिरुद्ध ओबराय। ये सुनते संजना को झटका लगा। क्या क्या कहा आपने? संजना को यकीन नहीं हो रहा था। अनिरुद्ध ओबराय। ये सुनते ही संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, यहाँ भी अनिरुद्ध? क्यों क्यों नहीं अकेला छोड़ते तुम मुझे? ओ, लगता है आपके उस बॉयफ्रेंड का नाम भी अनिरुद्ध ही था। ये सुनते संजना ने अपनी आंखें खोली और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। मतलब कि मैं सही हूँ? वो भी मुस्कुरा उठा था। हाँ, उसका नाम भी अनिरुद्ध ही है, अनिरुद्ध सिन्हा। जानते हो, अनिरुद्ध ने भी मुझे इसी तरह से गुंडों से बचाया था। तब पहली बार मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया था। संजना को उस दिन की याद आ गई जब संजना मंदिर से घर जा रही थी। तभी कुछ गुंडे आए और उसे उठाकर ले जाने लगे, पर तभी अनिरुद्ध आ गया और उसने संजना को उस गुंडों से बचाया। उसने उस गुंडों की जम की धुलाई की। उस दिन संजना बहुत घबरा गई थी और जाके अनिरुद्ध से लिपट गई। वो बहुत रो रही थी। तुमने मुझे बचा लिया अनिरुद्ध। मुझे लगा था कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, पर तुम सही समय पर आ गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकती मैं। आज संजना की जुबान पे ने भी उसकी प्यार का इजहार कर दिया था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संजना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वादा करता हूँ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अनिरुद्ध की आंखें भी बहने लगी थी क्योंकि उसकी जान तो संजना में ही बसती थी और आज उसकी जान को खतरे में देखकर उसकी भी सांसें अटक गई थी। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? संजना ने अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहा। पूछा,
कभी नहीं, अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर उसकी आंखों को चूम लिया। वैसे मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया ना, संजना ने नम आंखों से अनिरुद्ध को देखते हुए पूछा। हाँ ये तो है, तुमने जितना मुझे अपने पीछे भगाया है उतना तो शायद मिल्खा सिंह भी नहीं भागा होगा। अनिरुद्ध ने मस्ती करते हुए कहा। सॉरी अनिरुद्ध, अरे संजू मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो पूरी लाइफ तुम्हारे पीछे भागने के लिए तैयार हूँ, तुम कहो तो मैं भी मिल्खा सिंह की तरह दौड़ में हिस्सा ले लूँ। अनिरुद्ध ने एक आंख विंग करता हुआ बोला। अनिरुद्ध तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम तो हर बात में मस्ती ही सूझती है। संजना ने गुस्सा होते हुए और वहाँ से जाने लगी। अरे सुनो ना, मैं सच में कह रहा हूँ, मस्ती में नहीं। अच्छा चलो तुम मेरी कोच बन जाना बस, फिर देखना नेक्स्ट ट्रॉफी इस अनिरुद्ध के नाम ही होगी। अनिरुद्ध संजना के पीछे जाते हुए बकवास किए जा रहा था। ये सुनते संजना रुक गई और गुस्सा करते हुए बोली। अब बस करो ये बकवास, मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हुए जा रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा सॉरी बाबा, अब नहीं करूँगा बस, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसी बातें करती रहोगी। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, पर अब नहीं होगा। करती हो प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। इतना सुनते अनिरुद्ध ने संजना को अपने सीने में छुपा लिया था। दोनों ही खामोश एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आई लव यू अनिरुद्ध, संजना ने अनिरुद्ध की ओर देख कर कहा। आई लव यू टू संजू, अनिरुद्ध ने भी संजना के माथे को चूमते हुए कहा। अरे आप मुस्कुरा रही हैं? अनिरुद्ध ओबराय ने संजना को ऐसे अकेले मुस्कुराता देखकर पूछा। ये सुनते ही संजना अपनी यादों से बाहर आ गई। हाँ बस कुछ बातें याद आ गई थी। बातें या फिर आपका अनिरुद्ध है? उसने संजना की आंखों में झांकते हुए पूछा। ये सुनते ही संजना के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। हाँ वो ना हर वक्त मुझे हंसाने की कोशिश करता रहता था, सबसे अच्छा था। तो फिर वो आपको छोड़ के क्यों चला गया? सेट अप, वो मुझे छोड़ के नहीं गया है, समझे आप? संजना को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। ओह सॉरी संजना, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो आपको छोड़ के नहीं गया तो वो कहाँ है? मैं नहीं जानती वो कहाँ है, वो क्यों चला गया। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। संजना ने बहुत ही विश्वास से कहा था। काफ़ी भरोसा करती हैं आप उस पर। चलो अच्छा है, भगवान करे आप और आपका अनिरुद्ध जल्द ही मिल जाए आपको। चलो अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, शुक्रिया, संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चल दिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।